मेरी कहानी का शीर्षक है लौट आओ वसीम। पंखुड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अभी तो 5 घंटे बचे हैं, वो बुदबुदाई। फिर कुछ सोचकर जल्दी से चादर से सिर निकाला और बिस्तर से कूद पड़ी। स्टोर रूम की ओर भागी। निगाहें चारों तरफ डाली पर वहां तो कहीं नहीं था। बक्सों के पीछे झांका। खूब अंधेरा और दुनिया भर की धूल। छींक पर छींक शुरू। छींक को रोकती कमरे से बाहर निकली। मौसी से टकराते टकराते बची। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मना किया था ना इस कमरे में आने से, मौसी ने गुस्से से कहा। वो मेरी गुड़िया वाला बक्सा नहीं मिल रहा है। अचानक मौसी को सामने देख पंखुड़ी का दिल धक से रह गया। स्टोर रूम में घुसने से मौसी ने मना किया था, अब तो पिटाई निश्चित है। पंखुड़ी के जहन में छड़ी घूम गई जिसे पिटाई के लिए मौसी छुपा कर रखती थी। सुनीता की दीदी की शादी में मौसी ने कितना हंगामा कर दिया था। उसकी गलती क्या थी? मौसी के बक्से में से एक साड़ी ही तो निकाल कर सुनीता को दी थी, वो भी हमेशा के लिए नहीं, बस शादी में पहनने के लिए। पहनकर लौटा देती, मौसी के पास इतनी तो साड़ियां हैं। बिना पूछे क्यों दी साड़ी, बस इतनी सी बात पर छड़ी से कितनी पिटाई की थी। उस दिन पंखुड़ी का मन ही मन मौसी पर कितना गुस्सा आया था। खुद जब मेरा पुराना कपड़ा और गुड़िया पूछे बिना लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी मेरी गुड़िया को कितने खराब से टांग से पकड़ी हुई थी। पूरी रात सपने में पंखुड़ी बड़बड़ाती रही। कौन गुड़िया वाला बक्सा? हमको नहीं पता, मौसी चिड़चिड़ाकर चेहरा बनाते हुए बोली। वो वाला जिसमें पैसा रखते थे, फिर गुड़िया का कपड़ा भी तो रखे थे। पता नहीं कहाँ होगा। फिर याद आया, बिस्तर के नीचे रखा था। भागकर दूसरे कमरे में गई। हाँ, बिस्तर के नीचे ही रखा था। खोल कर देखा, सब कुछ ठीक था। कल जो तितली पेपर में बनाया था, उसका रंग दूसरे पेपर में लग गया था। अरे, चिपक भी गया है। पंखुड़ी बुदबुदाती हुई दोनों पेपर अलग करने लगी। फिर भी थोड़ा हिस्सा फट ही गया। उसे हाथ से दबाती हुई अपनी किताब के अंदर रख दी। फिर से एक बार सारा सामान निकालकर बाहर रखा। एक एक चीज में हाथ में उठाकर फिर उसे उलट पुलट कर देखा। मिट्टी का आम, जिसे उसने 2-3 महीने पहले ही स्कूल में हैंडवर्क की क्लास में बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। सूखने के बाद हरे और पीले रंग से रंगा था, थोड़ा चिनक सा गया था। टूटी हुई चूड़ियों को जोड़कर बनाई हुई एक बत्तख की तस्वीर, कुछ हाथ से बनाए हुए बर्थडे कार्ड, जिसमें रिबन को चिपकाकर उसने हैप्पी बर्थडे पापा लिख रखा था। कहीं कहीं से उखड़ भी रहे थे। उसने उसे फिर से दबाकर चिपकाने की कोशिश की। माचिस के डब्बों को जोड़कर बनाया हुआ घर आज भी अपनी रंग बिरंगी दीवारों के साथ खड़ा था। पंखुड़ी ने उसकी खिड़कियों को एक बार फिर से खोलकर बंद किया। सब कुछ ठीक था। उसने सारा सामान फिर करीने से बक्से में रखा। ताले की जगह पर एक मोटी लकड़ी फंसा दी। बक्से को पलंग के नीचे खिसकाती हुई किचन की तरफ भागी। नानी ने नाश्ता तैयार कर लिया था। मुंह धोए कि नहीं? ऐसी आगे झूठे मुंह, नानी ने उसे देखते ही कहा। पंखुड़ी बिना जवाब दिए बाथरूम की ओर भागी। आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। उसके दिमाग में दिल्ली का घर M38B रजौरी गार्डन ही घूम रहा था। पता रट गया था उसे। कई बार चिट्ठी जो लिखी थी, पर मम्मी उसकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? एक शिकायत मन में फिर से हवाई चक्रवात की तरह घूम गया। फिर खुद ही उसने जवाब दे दिया। पापा ने कहा था उन्हें चिट्ठी लिखना अच्छा नहीं लगता। ब्रश को 2 बार मुंह में मारा, फिर किचन की ओर भागी। कुरकुरा पराठा और चाय उसका फेवरेट। पंखुड़ी जब 6 महीने की थी, तभी उसकी नानी उसे अपने साथ ले आई थी। मम्मी पापा के लिए मुश्किल भी था, नौकरी पर जाते या बच्ची को देखते। बच्ची टाइफाइड में बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने एक तरफ से कह दिया था कि मामला हाथ से निकल गया है, बहुत मुश्किल है, बच्ची कमजोर भी है। नानी ने उसे गोद में उठाया और उसी रात डाल्टनगंज से आ गई। सबने कहा कि लोग बीमारी में दिल्ली जाते, आप उसे यहाँ क्यों ले आई? पता नहीं नानी ने क्या सोचा। अच्छी देखभाल से बच्ची जल्दी ही टनमना गई। नानी पंखुड़ी के लिए माँ बन गई और नाना पापा, और अपने मम्मी पापा दिल्ली वाले मम्मी पापा। नानी पास के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की टीचर थी। पंखुड़ी का भी 3 साल होते होते उसी मिशन स्कूल में नाम लिख गया। दिल्ली वाले मम्मी पापा से मिलने का मौका उसे गर्मी की छुट्टियों में ही मिलता था, पर वहां जाने की तैयारी पूरे साल होती थी। मम्मी खाने को कुछ है?
शाम का अपना पुराना नारा दोहराते हुए पंखुड़ी ने किचन में प्रवेश किया। वहाँ कोई नहीं था। शायद सोने वाले कमरे में है। मन में सोचते हुए सोने के वाले कमरे की तरफ वो चली गई। 2 सूटकेस खुले पड़े थे। मौसी कपड़ों को तैया कर रख रही थी। नानी पलंग पर लेटी उनसे बातें कर रही थी। भूख का उसका पुराना नारा किचन में ही शहीद हो गया। पंखुड़ी के चेहरे पर एकदम चमक आ गई। उसका सूटकेस ठीक हो चुका था, पूरा ऊपर तक भर गया था, पर उसका गुड़ियों वाला बक्सा तो इसमें डाला ही नहीं गया। भाग कर गई और पलंग के नीचे से गुड़ियों वाला बक्सा खींच के ले आई। धीरे से मौसी की तरफ सरका दिया। ये क्या है? क्या करेगी इसे ले जाकर? हम नहीं ले जाएंगे, ये सब हम ही को उठाना पड़ता है। मौसी ने बक्सा फिर से उसकी तरफ खिसका दिया। पंखुड़ी रुआसी हो गई। पंखुड़ी उसमें से कुछ सामान निकाल कर दे दे मौसी को, सूटकेस में रख देगी, बाकी अगली बार ले जाना। नानी को शायद पंखुड़ी पर दया आ गई। पंखुड़ी मन में सोचती हुई बक्सा खोलकर सामान निकालने लगी। हर सामान को उलट पुलट कर देखा। सब तो सुंदर है, किसे छोड़ूं? उसके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या माँ, आप भी इसको बढ़ावा देती है? हर बार कूड़ा उठा कर ले जाती है। हम नहीं ले जाएंगे, अकेले कितनी मुश्किल होती है। इसका ध्यान रखेंगे कि सामान का? मेरे बस का नहीं है ये सब। पंखुड़ी की आंखें डबडबा गई। कितना संभाल कर रखा था उसने। मुंह नीचे करके चुपचाप बैठ गई। मन बहुत खराब सा हो रहा था, कुछ वैसा ही जैसा दिल्ली से लौटते हुए होता है। पापा कहते हैं बिल्कुल रोना नहीं, मम्मी तुम्हारे आंसू से डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसको फिर रात को नींद नहीं आती है। पापा को क्या मालूम उसके लिए आंसू रोकना कितना मुश्किल होता था। ट्रेन रुकते ही झट से ऊपर वाले बर्थ पर जाकर लेट जाया करती थी, ताकि मम्मी को उसके आंसू ना दिखे, उन्हें लगे कि वो सो रही है। कुछ वैसा सा ही मन होने लगा। पंखुड़ी, तुम ऐसा करो कि अपना ये सामान स्कूल वाले बैग में रख लो, पर उसको ध्यान तुमको ही रखना होगा। झूठा तो तुम जानो। नानी तक उसके आंसू पहुंच रहे थे। हाँ हाँ, हम ही उठाएंगे उसको। पंखुड़ी खुश हो गई। अरे तुम लोग जल्दी करो, ले जाने के लिए अभी खाना भी तैयार करना है, कहते हुए नानी उठ गई। पंखुड़ी ने घड़ी की तरफ देखा। अभी 4 घंटे बचे थे ट्रेन के लिए। माँ, हम रश्मि के यहाँ जा रहे हैं। जवाब का इंतजार किए बगैर वो रश्मि के घर की ओर दौड़ गई। उससे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। स्टेशन की भीड़ भाड़ में मौसी की उंगली थामे खड़ी पंखुड़ी का ध्यान चाय वाले की तरफ गया। उनिंदा सा बैठा हुआ था, बार बार सिर को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो नींद के भार से लुढ़का जा रहा था। उसे हंसी आ गई। नींद तो उसे भी आ रही थी, पर जाने के उत्साह ने पलकों को थाम लिया था। उसने पीठ पर रखे अपने स्कूल बैग को छू कर देखा। वह सब कुछ ठीक ठाक था। बैग अभी नीचे रख दिए, अभी वक्त है गाड़ी आने में। मौसी ने सूटकेस को लिटाकर उसे बैठने के लिए जगह बनाई। पंखुड़ी ने स्कूल का बैग हाथ से कसकर पकड़ा और सूटकेस पर बैठ गई। फट फट, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम के बक्से को ढक्कन को जोर से पटकता हुआ सामने से गुजरा। पंखुड़ी ने मौसी की तरफ देखा, पर मौसी पर्स में से निकालकर टिकट को देख रही थी। मन महसूस कर दूसरी तरफ देखने लगी। अचानक उसकी नजर सामने खड़े आदमी की तरफ गई, या शायद वो आदमी पंखुड़ी को इतनी गहरी निगाह से देख रहा था कि उसकी निगाह खुद ब खुद उस आदमी पर चली गई। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ लगभग 30-32 साल का वो आदमी था। 10 कदम की दूरी पर खड़ा पंखुड़ी को एक टक देखे जा रहा था। कुछ बुदबुदा भी रहा था, पर स्पष्ट नहीं था। उसके होंठ बस हिलते हुए दिख रहे थे। उस आदमी ने 2-4 कदम बढ़ाए और पंखुड़ी के और करीब आ गया। अभी भी उसकी नजर पंखुड़ी के चेहरे पर ही थी। अभी तक मौसी की नजर आदमी पर नहीं गई थी। वो बड़बड़ाता हुआ आ गया। मौसी ने जैसे ही टिकट से अपनी आंख हटाई, उसकी नजर सीधी उस आदमी पर पड़ी। एक बार तो वो घबरा ही गई, पर जैसे आसपास की गतिविधियां और शोर उस आदमी के कान तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसकी निगाहें लगातार पंखुड़ी पर टिकी हुई थी। वसीम, वसीम, वह बुदबुदाया। एक खोजती सी निगाहों से वह पंखुड़ी के चेहरे को टटोल रहा था। उस चेहरे पर उसे कुछ परिचित रेखाएं दिख रही थी, जिन्हें पूरी तरह से पहचान कर आश्वस्त होना चाहता हो। मौसी ने बच्चा चोर समझ पंखुड़ी को खुद से चिपका लिया। वसीम, वो हौले से बुदबुदाया। क्या बात है, क्या चाहिए आपको? मौसी ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कड़ी आवाज करके पूछा, पर अभी भी उसकी निगाहें पंखुड़ी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जैसे मौसी की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। वसीम बेटा, कहाँ जा रही हो? घर चलो।
कुछ रूंधी सी आवाज, बेटू यहाँ से चलो, देखो कितनी भीड़ है, ट्रेन भी आने वाली, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कहते हुए उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया। पंखुड़ी की सांस डर से उछाले मारने लगी। वह रो पड़ी। उसने मौसी की साड़ी को और कसकर पकड़ लिया। आदमी पंखुड़ी का हाथ लगातार खींच रहा था। मौसी घबराती हुई सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। चलो अकरम, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? माफ कीजिएगा बहन जी, इसको कुछ गलतफहमी हो गई है। अचानक एक दूसरा आदमी आया और उस आदमी को खींचने लगा। वो आदमी जिसका नाम शायद अकरम था, पंखुड़ी का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। एक अच्छी खासी भीड़ वहां जमा हो गई। चाय वाला जो अभी तक बैठा ऊँग रहा था, भाग कर आ गया और मुस्तैदी से अकरम के हाथ को छुड़ाने के तरीके बताने लगा। हर तरह की जोर आजमाइश हो गई, पर अकरम ने हाथ नहीं छोड़ा। प्लीज अंकल, हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, पंखुड़ी भरभराई आवाज से बोली। कुछ सेकंड अकरम उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर पता नहीं क्या सोचा, उसके हाथ पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। इतना काफी था। पास खड़े उसके परिचित ने अकरम की हाथ की पकड़ से पंखुड़ी का हाथ छुड़ाया और खींचते हुए उसे ले गया। पर अकरम की नजर अभी भी पंखुड़ी पर थी। वो लगातार पीछे मुड़ उसे देखता हुआ बोलता जा रहा था, वसीम, लौट चलो। पंखुड़ी सहमी सी अभी भी मौसी की साड़ी से लिपटी हुई थी। उसे अपना बैग याद आया। इस अफरा तफरी में भी उसने हाथ से बैग नहीं छोड़ा था। उसने और कसकर बैग को पकड़ लिया। अभी दोनों की सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी। डर वहीं मौजूद था। लोग उसकी तरफ देखकर बातें कर रहे थे। इतने में ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। सब लोग भूल अपनी सामान को हाथों में कंधों में लेकर अटेंशन की मुद्रा में आ गए। मौसी और पंखुड़ी का ध्यान भी अभी हुई घटना से थोड़ा हटा। कूली कहाँ गया? कहा था जब ट्रेन पाए आ जाना। दोनों बैग अकेले हम कैसे उठाएंगे? मौसी जैसे दूसरी दुनिया से वापस वर्तमान में आ गई, चिंतित स्वर में बोली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों सूटकेस के साथ वो कैसे ट्रेन में चढ़ेंगे। अब तो पंखुड़ी का हाथ पकड़ना और भी जरूरी हो गया था। गाड़ी संख्या 5251 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शीघ्र ही आने वाली है, एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुआ। ट्रेन की आवाज और करीब आ गई। आवाज से लग रहा था कि बस किसी भी समय वो स्टेशन पर आने वाली है। इतने में भगवान की तरह कूली कहीं से अवतरित हुआ। झट से सूटकेस सिर पे चढ़ाया और चल दिया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी तो आने दो। मैडम जी, आपका डब्बा उस तरफ लगेगा, चलिए। मौसी ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और कूली के पीछे भागी। इतने में गाड़ी भड़बड़ाती हुई स्टेशन पर आ गई। कूली सामान लिए हुए भीड़ को चीरते हुए डब्बे पे चढ़ गया। पंखुड़ी और मौसी भी कूली के बनाए रास्ते से लोगों को धक्का मुक्की करते हुए ऊपर चढ़ गए। गेट से अगला बर्थ ही उन दोनों का था। पंखुड़ी उकड़ू होकर सीट पर बैठ गई। मौसी सामान को सीट के नीचे सेट करने में लग गई। इतने में फिर से बाहर कुछ शोर की आवाज आई। पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा। अकरम तेजी से सभी डब्बों के अंदर झांकता हुआ बदहवा सा इसी तरफ आ रहा था। 2-3 लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। पंखुड़ी की सांसें अटक गईं। वो भागकर फिर मौसी के पीछे छिप गई। मौसी भी घबरा गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ट्रेन की खिड़की भी इमरजेंसी डोर वाला था, जिसमें लोहे की छड़ें नहीं लगी हुई थी। मौसी ने खिड़की को उसके लोहे वाले पल्ले से बंद करने की कोशिश की, पर पल्ले में जंग लग गया था, बीच में ही अटक गया। अरे बिटिया, घबराओ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, अपना अकरम है। पास की सीट पर बैठा एक बुजुर्ग, जिसका शायद उस ट्रेन से रोज का आना जाना था, अकरम को जानता था। ये आपकी छोटी बिटिया है ना? उसकी शक्ल वसीम से मिलती है। अरे अपने अकरम की बिटिया, बुजुर्ग ने पंखुड़ी की तरफ दिखाते हुए मौसी से कहा। शायद इसलिए वो आपकी बिटिया के पीछे आ रहा है। चिंता ना करो, वो कुछ नहीं करेगा, बहुत समझदार लड़का है। रेलवे में इंजीनियर था। बेचारे की बेटी ट्रेन से कटकर मर गई, तब से इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। बाहर बहुत शोर जारी था। पंखुड़ी ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। अकरम को पकड़ लिया गया था। उसे मोटे से रस्से में बांधने की कोशिश की जा रही थी। वो लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे कसकर बांध दिया गया था, पर अभी भी रस्सी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड रह गए थे। कई सवार सामान लिए हुए भागते हुए अपने डिब्बे खोज रहे थे। ट्रेन कुनमुनाती सी हिली। स्टेशन पर हड़बड़ाहट थोड़ी और फैल गई।
शायद ये हड़बड़ाहट अकरम के हिस्से में भी आई। उसने जोर लगाकर उस मोटी रस्सी को भी तोड़ दिया और पंखुड़ी वाले डिब्बे की तरफ फिर से भागा। शायद उसने पंखुड़ी को देख लिया था। ट्रेन की स्पीड अब थोड़ी बढ़ गई थी। वो भाग रहा था। वसीम लौट जाओ, वसीम मत जाओ, मत जाओ वसीम, लौट आओ, वो भागता हुआ चिल्लाया। पंखुड़ी की नजर अकरम पर थी, पर अब उसे पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा था। ट्रेन का काफी हिस्सा प्लेटफॉर्म से निकल चुका था। वो भागता हुआ पंखुड़ी के डिब्बे की खिड़की तक पहुंच चुका था। वसीम घर चलो, प्लीज वसीम घर चलो, उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। वो पंखुड़ी की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। पंखुड़ी की नजर भी उसके चेहरे पर थी। ट्रेन की स्पीड अब काफी बढ़ गई थी। अकरम के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। अचानक पंखुड़ी ने अपने स्कूल बैग को गोद से उठाया और उसके हाथ में थमा दिया। वो बैग थामा और रुक गया। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था। अकरम रुक गया था। वहीं खड़ा हुआ पंखुड़ी की तरफ देख रहा था और पंखुड़ी उसकी तरफ। क्या दिया रे तूने उसको? मौसी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अपना बैग, पंखुड़ी धीरे से बोली। चल पीछा छूटा। मौसी के लिए पागल और कबाड़ से पीछा छूटना कम राहत की बात नहीं थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। पंखुड़ी का मन कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा हर बार लौटते हुए दिल्ली के स्टेशन पर होता है।